वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे, आज हमारी इस मैराथन का डे 10 है और शायद से आज लास्ट डे भी है, क्योंकि कल है सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए जो कॉमर्स लेके बैठे हैं उनके लिए कल है पेपर, जिसके लिए उन्होंने पूरे साल मेहनत करी होगी। जिन्होंने नहीं करी होगी उन्होंने आखिरी में मेहनत करने का टाइम आ गया है? तो ये वो वाला टाइम है बच्चे जो कि आज निर्णय का टाइम है। निर्णय मतलब आज है जजमेंट डे, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा है, चाहे वो एक हफ्ते में पढ़ा, चाहे 4 दिन में पढ़ा, चाहे आगे वाले 1 घंटे में पढ़ोगे, ठीक है, वो कल ही निर्णय होगा कि तुमने कितना पढ़ा है। तो कल ही धूल मिटेगी तुम्हारे आंखों से, ठीक है। आई होप कंपार्टमेंट ना आए, ऐसा दिल ना देखना पड़े कंपार्टमेंट जैसा, ठीक है। ध्यान से देख लेना, बहुत सारी वीडियोस मेरी पड़ी हुई है, बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स की भी पड़ी होगी। जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ना, पर पढ़ लेना भाई। 4 नजर मार लोगे, याद रखना पेपर छोड़ के मत आना। पेपर छूटा, 7 छूटा, ठीक है। चुटकी भी नहीं बजा पाओगे, फिर क्या होगा तुम्हारा? चलो एनीवेज, चुटकी, चलो ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो सारे क्वेश्चन मैं अभी तक करा रहा हूं ये आपके 2025 के आए हुए क्वेश्चन है। ये पिछली बार जो 25 में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि आर्यन और आद्या पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1। बैलेंस शीट ये दे रखी है उनकी। अब मुझे इस बैलेंस शीट से देख के आप लोग ये बताओ कि क्या क्या डायरेक्टली पीसीए में जाएगा। इतना ध्यान तो होना चाहिए। इसमें कुछ चीजें डायरेक्ट पीसीए में जा सकती हैं। कैन यू सी दोस थिंग? नंबर 1, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या क्या चीजें होती है? और अगर आपको कभी यहां पे लिखा हुआ दिख जाए एडवर्टीजमेंट, वो भी जाएगा। और क्या लिखा हो सकता है यहां पे? गुडविल। इस गुडविल को हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल। तो ओपीओआर, व्हाट इज ओपीओआर? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। इधर कुछ मिल सकता है, डब्ल्यूसीआर मिल सकता है, और एक और। अगर इसका इस्तेमाल नहीं होता है तो जो पैसा है वो सारा का सारा किसको मिल जाएगा? इसके अलावा एक चीज और होती है, ठीक है। कभी कभी यही प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस इधर भी रहता है, तो ये मत सोचो कि इधर ही दिखेगा, ये इधर भी दिख सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हुआ क्या है, उन्होंने देव को एडमिट करा है 1 अप्रैल 2024 को फॉर 1/5 शेयर। आजकल क्वेश्चन इसकी जगह ये भी लिख रहा है, ठीक है, या कभी कभी लिख देगा, या लिख देगा, या लिख देगा, तो कंफ्यूज मत होना। इसी को ये बोलते हैं, अगर 20% को तोड़ोगे तो कितना बनेगा? वैसे ही बनेगा, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर है? तो 20% देख के 40% देख के घबराना मत, ऐसे लिखता है उसे। ये फ्रैक्शन में, ये परसेंटेज में, दैट्स इट। बात एक ही है, ठीक है। क्या लिख रहा है? दे विल ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा फर्म का उसके हिसाब से ही मैं अपनी कैपिटल भी लाऊंगा। प्रॉफिट होने का मतलब क्या है? देव के आने के बाद जो भी कंपनी ने कमाया है, गवाया है, उसके बेस पर ही देव पैसा लाएगा। समझ आ गई? वो कब पता लगेगा? वो पता लगेगा जब हम क्या प्रिपेयर कर लेंगे, पीसीए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? गुडविल ऑफ द फर्म। देखो कभी भी ये लिखा रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, इसको क्या होगी हमेशा मेरी है न्यू गुडविल। तो ढूंढने की जरूरत नहीं, हमेशा न्यू गुडविल होती है। कितना है? 2 लाख। एंड देव विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसी 2 लाख में देव का हिस्सा निकाल लेना, ठीक है, जो कि होगा हमारे हिसाब से होगा ये 40,000। वो किस नाम से आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि क्या वर्ड है? अगर कैश ना होता तो फिर देव को लेना पड़ता उधार, और उधार को हम क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। नेक्स्ट, मशीनरी की वैल्यूएशन हो गई, रीवैल्यू कितनी की हो गई है? 4.5 की। डाउटफुल डेट क्रिएट करना है मुझे 5% के। लाइबिलिटी ऑफ 3500 रुपए अब और नहीं होने वाली है। बनाना क्या है 6 मार्क को लेके? एक रीवैल और एक पीसीए, ठीक है। बनाए? चलो, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, तो देखते हैं।
टाइम लगे करें एक बार इसको, कितने टाइम लगे, कितना टाइम लग रहा है हमें? चलो ठीक है, लेट्स सी। आ गया टाइमर है इसमें, मतलब स्टॉप वॉच है, ऐसे चल जाएगी। चलो देखते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, फॉर्मेट बनाने में, साथ में करने में कितना टाइम लगता है, लेट्स सी। इवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें जो आइटम्स है वो बेसिकली मैंने जो देखे हैं वो सिर्फ 3 आइटम्स ही हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, लेट्स सी। सबसे पहला आइटम हमारे पास है, मशीनरी वॉज रीवैल्यू एट 450। पहले मशीन कितने की थी? 3,90,000 की। अब कितनी की हो गई है? 450 की। ठीक है, वर्किंग नोट आप चाहो तो नीचे कर सकते हो, मैं यहीं पे कर देता हूं। 450 माइनस 390 कितने से बढ़ गई? तो हमारे को क्या फायदा, तो मैं लिखूंगा बाय मशीनरी 60,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोविजन ऑफ टू बी क्रेडिटेड 5% पर एनम। पहले से हमारा बना पड़ा है, कहीं नहीं लिखा है कि यूज हुआ है, अब वो बोल रहा है अब 5% बनाओ, तो किसका बनेगा? हमेशा 90,000 का 5% कितना होगा? 9 5 4500 शुड बी द प्रोविजन। बट मेरे पास 1,000 का पहले से ही पड़ा हुआ है, तो मेरे पैसे फिर भी फंस रहे हैं, तो मैं बनाऊंगा सिर्फ ठीक है। नेक्स्ट आई हैव कि 3500 रुपए की लाइबिलिटी इज नॉट लाइकली टू अराइज। 3500 रुपए का मुझे और क्या हो गया है? फायदा, कि मुझे 3500 रुपए भरने की जरूरत नहीं है। बाय क्रेडिटर्स कितना? तो मुझे प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, 35 काट दोगे सिर्फ क्या बचेगा? 60। तो मैं क्या लिखूंगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स? आर्यन एंड आद्या। आर्यन का और आद्या का कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए जाएंगे? 60,000। व्हाट इज द रेशियो? द रेशियो इज 3:1। या कर लेते हैं 60 डिवाइड बाय 4। 3:1 इज 4, काट लेंगे इसको, कितना आ रहा है? 4 1 4, बचेगा हमारे पास 20, 15,000। ठीक है, 15,000। तो 15:3, 15 3 1 is getting 45,000, another one is getting 15,000। ठीक है, कोई डाउट कैसे करा मैंने? क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर दोनों में 4 होने वाला था, 4 से डिवाइड कर लो, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 3/4 भी लिखोगे, 1/4 भी, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया इस चक्कर में। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? नाउ वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्टनर हो गया? आप आर्यन, आद्या एंड देव। वापस से आर्यन, आद्या एंड देव। पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर। एक चीज मुझे बहुत क्लियर है, क्या? कि बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन इधर ही आएगा। इसके बाद मैंने एक चीज और देख ली थी, कॉम्पनसेशन। मैंने एक और चीज देख ली थी,
हाँ मैंने क्यों से देख ली थी। वो भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी निकाली नहीं है पर हम इसको लिख के छोड़ सकते हैं। इतनी चीज मैंने देख ली थी। ठीक है, चलो चेक करते हैं बैलेंस कितना है। 3 20 और 2 40। 3,20,000 और 2,40,000। रिवल का मुझे पता है कितना है, 15,000। वर्कमैन कॉम्पोजिशन हम लोग देख लेते हैं। 20,000 है, यानी कि 20,000 डिवाइड बाय 4, तो 5:3 एंड 5:1, तो 5 3 15 और 5 1 5। तो एक को मिल रहे हैं 15,000 और एक को मिल रहे हैं 5,000। ठीक है, नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल सकते हैं हम लोग। हाँ सर, 2 लाख पूरे फर्म की है। नए पार्टनर की कितनी होगी? नए पार्टनर की सर 1/5 है, तो हो जाएगी सर 40,000। ये मिलती किसमें है? सैक्रिफाइसिंग में मिलती है। किसको मिलती है? जो पुराने पार्टनर है। ठीक है, देयर इज नो न्यू रेशियो, तो हमें पता है कि द ओल्ड इज सैक्रिफाइसिंग। तो ये 40,000 रुपए किसमें बटेगी? 10 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, तो 30,000 और 10,000। हो गया? और कुछ भी था? हाँ सर, नॉट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है बच्चे? 20,000। 15 और 5। इससे मेरी मैथ्स भी हो गई। क्यों? क्योंकि इस 15/5 से ये 15/5 कट जाएंगे, तो आपको सिर्फ 3 20 45 और 30 ही प्लस करना है बस, और कुछ नहीं। आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज हियर, नॉट दैट आई कैन सी एनीथिंग। कुछ भी नहीं है, सब हो गया। ऑल गुड, एवरीथिंग इज डन। अब हमें चेक करना है कि इन पार्टनर्स के पास पैसा कितना बच रहा है। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। 3 20 प्लस कर लो, 45 और 30 प्लस कर लो, तो 3 20 प्लस 30 350, 350 प्लस 40 395। तो एक बंदे के पास आ रहे हैं 395। व्हाट अबाउट द अदर पर्सन? 240 और 10, 250, 250 और 15 265। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब एक चीज चेक करो कि हमारे पास दो चीजें आ गई। क्या आ गई हमारे पास? एक आ गया हमारे पास और आ गया, टोटल कर सकते हैं उसका, आर्यन 6,60,000। अब देखो जो देव है वो आ रहा है 1/5 के लिए। देव के आने से रेशियो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर रेशियो बदल जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए कितना बचेगा, बता सकते हो? और यही 4/5 किसके बराबर होगा? 6,60,000। क्यों? क्योंकि ये 4/5 रिमेनिंग पार्टनर्स का है और ये पैसा भी उन्हीं पार्टनर्स का है। ठीक है, विच मीन्स 4/5 इज इक्वल्स टू 6,60,000। तो क्या मैं फर्म का निकाल सकता हूं? कैसे? 5/4 इज टू 6,60,000। कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है? करके देखें। 6,60,000 डिवाइड बाय 4, तो 4 1 जा 4, बचेगा 26, 4 6 जा 24, बचेगा 20, 4 5 जा 20 और 3 0। कितना आ गया? 1,65,000 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो 0 0 0 क्या लिख देता हूं मैं, 0 5 5 जा 25, 6 5 जा 32, 5 1 जा 5 और 6 7। मेरे पास कितना है? 7 लाख। कौन सा 3 है? 8 लाख आ जाएगा। दिस इज 8,25,000। ऑलरेडी मेरे पास कितने हैं? 6,60,000 मेरे पास ऑलरेडी है। तो 0 0 0 5 1
कितने रुपए लेके आएगा वो? 125। मैं यहां लिख देता हूं, और यहां पर भी कितना जाएगा? अभी भी नहीं हुआ है, प्लस करना पड़ेगा सारा, वो मैं छोड़ रहा हूं, दैट आई एम लीविंग। ठीक है, कितना टाइम लगा? 10 मिनट। 10 मिनट, ठीक है। आप लोग 12 ले लो, बट सही करके आओ। 12 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे टोटल नहीं छोड़ा, टोटल छोड़ दिया मैंने। तो कहीं ना कहीं जाके 10 30 10 40 10 50 पे बंद होती है। समझ रहे हो? कोई डाउट? कुछ पूछना है क्या? 10 मिनट इनफ है? 6 मार्क के लिए 10 मिनट, पूरे 6 मार्क आएंगे, एक रुपए कम नहीं हुआ। ठीक है, चलो 1 रुपए कम नहीं हुआ भाई, सीरियसली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किया है, ठीक से पढ़ो इसे। What is the question? Question कह रहा है from the following information, C and Limited prepare a not a comparative but a common size statement of the profit and loss for the year ending 31st March 2023 and 2024। कॉमन साइज में क्या होता है? कॉमन साइज में हम कंपेयर नहीं करते हैं। कॉमन साइज में हम ये देखते हैं कि हमारा टोटल में से कितना खर्चा कहां कहां लगा है। और प्रॉफिट एंड लॉस में, इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा मैक्सिमम, जो कि इसको मैं क्या बोलता हूं, वो हमेशा क्या होता है? RFO, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या करूं, नीचे ही बना दूं? बन जाएगा नीचे? नहीं बन पाएगा, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी। हम बना रहे हैं, स्टार्ट तो कर दूं मैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ CN लिमिटेड। ठीक है, हमारे पास आएगा पर्टिकुलर, ठीक है, 2 साल का डेटा। कितना कितना है? 23 24 और 22 23 लिख देता हूं। 2023 24 और 2022 23 परसेंटेज ऑफ 2023 24 इन परसेंटेज ऑफ 2022 23। प्रॉफिट एंड लॉस है, फॉर्मेट हमें पता, सबसे पहले ऊपर क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दे रखा है वैल्यू, कितनी कितनी दे रखी है? 40 लाख और 20 लाख लिख देते हैं। सो दिस इज 40 लाख एंड दिस इज 20 लाख। हो गया? अब हुआ फाइनल, हो गया? प्रीवियस में पहले आता है, डजंट मैटर। ठीक है, अगर आप ठीक से देखोगे तो यू ऑलवेज कंपेयर करंट ईयर विद प्रीवियस ईयर ना, कि प्रीवियस ईयर विद करंट ईयर। आज मैं कहां खड़ा हूं वो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूंगा ना। ठीक है, हो गया? और मैं इसको हमेशा कितना मानूंगा? 100, क्योंकि क्या है? कॉमन साइज है। मैंने कोई डिफरेंस नहीं निकाला, मैंने क्या देखा कि कितने कितने किस किस के बराबर है। ठीक है, इसके नीचे आता है प्लस। लेट्स सी, डू वी हैव एनी अदर इनकम? कुछ अदर इनकम नहीं है, तो डैश 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 करके इसको ब्लैक कर देंगे। मेरे पास आ जाएगा अब, नाउ आई विल गेट टोटल रेवेन्यू, जो कि होगा मेरे पास 40 लाख और 100%। अब हम निकालेंगे एक्सपेंसेस। क्या क्या एक्सपेंसेस है मेरे पास? परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड लिख देते हैं। परचेज इन
स्टॉक इन ट्रेड कितने कितने हैं? 8 लाख और 4 लाख। 8 लाख और अब आप ये चेक करो कि अगर 40 100 के बराबर है तो 8 किसके बराबर होगा, निकाल सकते हैं कैसे? 8 लाख डिवाइड बाय 40। मैं यहां लिख देता हूं 8 लाख डिवाइड बाय 40 लाख। हमेशा आप यही करोगे, 100 वाली वैल्यू से ही अलग वाली वैल्यू सब आप डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख। 5 जीरो से 1 2 3 4 5 जीरो काट दो, कितना बचा? 8/40। 40 आता है इसके टेबल में 5 बार, तो ये कितनी बार कट जाएगा? 20। तो ये कितने परसेंट है बेटे? 20%। दूसरा देख लेते हैं, 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख। 5 जीरो से 5 जीरो काट दिए, 5 टाइम्स इज 200, ये भी कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, इसमें तो आपको वैल्यू टाइम लिखने वाला है, आपको टाइम लगेगा बेसिकली कैलकुलेशन करने में। करेक्ट। चलो नेक्स्ट वी हैव, नाउ वी हैव अदर एक्सपेंसेस, ये भी लिख लेते हैं। नाउ वी हैव अदर एक्सपेंसेस। कितना कितना है? 4 लाख एंड 2 लाख। क्लियरली मेंशन है, क्लियरली कैन बी सीन। 4 लाख का 40 लाख का 4%, 4 लाख इज 10 और 20 लाख का 2 लाख इज 10%। ठीक है, डू वी हैव एनीथिंग एल्स? नो वी डोंट। नाउ वी हैव टैक्स, पर टैक्स से पहले हमेशा हमेशा क्या करना पड़ता है? टोटल करना पड़ता है। तो लेट्स सी व्हाट आर माय टोटल एक्सपेंसेस। टोटल कितना खर्चा हुआ देख लेते हैं। हाँ जी, 8 4 12 और 4 और 2 6। व्हाट इज 12 लाख ऑफ 40? 12/40 इज 200, ये होगा, कट जाएगा ये। दिस इज 30 20 और 10, ये भी उतना ही होना चाहिए फिर 6:20। This is also 30. Next is what? Next is we need to find out first minus second, that is total revenue minus total expenses, जो मुझे क्या देगा? Profit before tax। 40 लाख minus 12 लाख, how much? 10 गए तो 30 और 2 गए तो करेक्ट 28 lakhs। What is 20 minus 6? How much percentage is this? ये भी निकाल लेते हैं। $70। ठीक है, और दूसरा वाला है 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, ये हो जाएगा। This is also, हाँ, you can also do that as well, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर लो। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? माइनस टैक्स, जो कितने परसेंट है? माय गॉड, पूरा 50% तो गवर्नमेंट ही ले गई, तो कितना हो जाएगा? 28 का आधा और इसका आधा, कितने परसेंट हो गया ये? Are you sure? 14 लाख कितने 35% हो गए? करेक्ट 35, ये भी 35 है, 35 टोटल निकाल लो, वापस वही बचेगा
14 लाख, 7 लाख, 35 एंड 35। ये क्या निकल गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना टाइम लगा हमें करने में? 8 मिनट। देखो ज्यादा कुछ कर रहे हो ना फिर भी 8 मिनट लग गए। The reason is calculation. The calculation should be fast. ये अगर मेरे पास कैलकुलेटर होता तो I would have taken only 4 minutes. ठीक है, समझ आ गया? इसीलिए उन्होंने आपको एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट में दिया है। आपको उन्होंने पूरा का पूरा कॉमन सेंस बनाने को नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ आपको 3 से 4 आइटम दिए ताकि आप 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं? चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं फिर शुरू करते हैं। देखते हैं पढ़ने के बाद हमें कितना टाइम लग रहा है। दिस इज फॉर 4 मार्क। ठीक है, 3 2 1 लेट्स गो। चलो, क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें ट्रेड पेबल निकालना है। ठीक है, टोटल परचेज इज 15 लाख, कैश परचेजेस आर 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर इज 4 टाइम्स क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स एंड 2 टाइम्स ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। ठीक है, वो बोल रहा है कैश परचेज आर 25% ऑफ क्रेडिट परचेज। तो मैं अगर बोलता हूं, क्या बोलता हूं मैं कि टोटल परचेज is equals to बताओ क्या मतलब हुआ कि 25% ऑफ क्रेडिट परचेज यानी कि 1/4 ऑफ सॉरी कैश इज 1/4 ऑफ क्रेडिट ना। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा? सही लिखा, गलत लिखा मैंने? सही लिखा ना। और किसके बराबर है ये? तो क्या हम एक्स निकाल सकते हैं एलसीएम करके? दोनों के सामने एक्स ही एक्स है, नीचे दोनों क्या हो जाएंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हो जाएगा 1x प्लस इज इक्वल्स टू बी अपॉन 4। क्या इससे हो जाएगा डिवाइड? कर सकते हैं, कैसे? 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, दिस विल बी 12 lakh. So the value of x is, अगर the value of x is 12 lakh, अगर क्रेडिट परचेज मेरी 12 है तो ये कितनी हुई कैश? 3 लाख। कैसे निकाला? क्लियर हो गया? कुछ पूछना है? देखो बेसिक मैथ्स थी, बेसिक ही थी बेटा, आपको यहां समझना पड़ेगा गेम। दिस इज वेरी यूटिल। कैश परचेज 1/4 है, 25% होता है 1/4, 25% ऑफ कैश परचेज। ऑफ वर्ड आ गया मतलब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होता है, हम शुरू से पढ़ते हुए ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। 1/4 ऑफ क्रेडिट परचेज, इसको अगर मैं x मान लूं तो ये x का 1/4 है। ठीक है, आगे बढ़े। हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारे पास क्रेडिट परचेज कितनी है, क्योंकि ट्रेड पेबल है तो मुझे कैश से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए भी क्या? क्रेडिट, जो कि कितनी आ गई मेरे पास? 12 लाख। Let's minimize it and put it here. Now let's take out the formula of trade payable turnover फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब मेरे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, उसने कितना दे रखा है? 4। मेरे पास क्रेडिट परचेज भी आ गई 12 लाख। एवरेज निकाल लेते हैं x 3 लाख। चलो ठीक है, बताओ कितना हो गया? 4 से 12 काट दो तो मेरे पास एवरेज आया है कितना आ गया? वो 3 लाख। कोई दिक्कत? अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज? तो जो एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला वो होता है ओपनिंग
प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अब मेरे को ये साफ पता है क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आर ओपनिंग। अगर मैं ओपनिंग को x मान लू तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? नहीं 1/2 नहीं, 2 टाइम्स 2x। अगर उसने बोला ओपनिंग का 2 टाइम क्लोजिंग है तो मैं बोलूं अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग 2x है और डिवाइड बाय 2, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2x इज इक्वल्स टू बी 6 लाख। तो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x? x प्लस 2x इज 3x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो अगर मेरे पास ओपनिंग 2 लाख की है, 2 टाइम्स है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग। हाँ हाँ, तो आ तो गया 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 2 3 लाख। क्लियर हो गया? पूछा गया तुझसे कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कितना टाइम लगा हमें? वो भी तब जब दिमाग चला। ठीक है, कोई कोई बच्चा पता क्या करेगा? मैं बताऊं क्या करेगा। कोई कोई बच्चा क्या करेगा, वो सोचेगा कैश 25% है तो सारा काम किस पे कर देगा? 25% माइनस कर देगा, जो बचेगा उसको वो कैश मान लेगा, क्रेडिट मान लेगा, सारा काम उस पे कर देगा। इजी है ना, वो दिमाग भी आ रहा है। 25% कैश है। अभी देखते हैं। This is the next question. What is the next question? This is the next question. What is the next question? From the following information, calculate the cash flow from investing activity. देखो, जो चीज भी इस बॉक्स के अंदर होगी वो पति पत्नी मान लो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई चीज बाहर से इन्हीं के नाम पे दस्तक दे रही है तो अब हो गया इनके बीच में प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या बनता है? अकाउंट्स बनते हैं। चेक करते हैं। हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है? और ये भी देखो क्या आ गई। अब क्या होगा? अब झगड़ा होगा, झगड़े के बिना काम नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। और क्योंकि मशीन एक एसेट है तो एसेट को सॉल्व करने में लगते हैं 5 आइटम्स, ठीक है। क्या बोल रहा है? मशीन जिसकी कॉस्ट थी 50,000 ऑन विच का मतलब क्या है? इस पर, इस एक मशीन पर डेप कितनी इकट्ठा हो गई? 20,000। और कितने का बेच दिया मैंने? ठीक है, 50 की मशीन 20 का डेप, कितने की बची? तो बेची कितने की? 3 लाख। 30 तो भी 33,000 की बेची होगी मैंने। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। अच्छा, आगे तो फिर मुझे फाइनेंसिंग बनानी है, बनाए। चलो, सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले हमेशा बनेगा ऑफ। सबसे पहले किसका बनेगा? हमेशा इसका सबसे पहले बनेगा, उसके बाद मशीनरी का बनेगा बेटा। और डेप्रिसिएशन हमारे लिए एसेट तो बिल्कुल नहीं है, इट्स अ लायबिलिटी फॉर अस। और इस पापा के फॉर्मेट में एक चीज कॉमन है कि डेबिट हमेशा मेरा नुकसान होता है, क्रेडिट हमेशा मेरा फायदा होता है। तो जो भी चीज मैं डेबिट और क्रेडिट में लिखूंगा वो जहां पर भी जाएगी, चाहे वो ऑपरेटिंग में जाए, चाहे इन्वेस्टिंग में जाए, चाहे फाइनेंसिंग में जाए, क्रेडिट में आएगी तो क्या होगी प्लस, डेबिट में आएगी तो क्या होगी माइनस, चाहे वो कहीं भी ट्रेवल करे। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन लायबिलिटी होता है तो शुरू कहां से होगा हमेशा? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और खत्म कहां पे होगा? ये मान लेता हूं मैं करंट ईयर और ये मान लूंगा मैं प्रीवियस ईयर। चलो देखो, बताओ कितना है प्रीवियस ईयर, कितना है करंट ईयर? सर प्रीवियस ईयर है 45,000, करंट ईयर है 62। 45 एंड 45 एंड
62। अब सॉल्व करने में लायबिलिटी चाहे कोई भी हो, सॉल्व होगी सिर्फ 2 आइटम के साथ, मात्र 2। तो इधर आएगा, आप लिख सकते हो सिंगल डेप्रिसिएशन। आपकी बुक में पता क्या लिखा होता है? टू बैंक, सिर्फ टू बैंक लिखा होता है, टू बैंक और बाय बैंक। मैं आपको क्लियर लिख के दिखा रहा हूं कि क्या आएगा। और इधर आता है आपका हमेशा ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पूरे साल की मशीनरी का। ठीक है, अब जो आपके बाहर है वही बताएगा कि ये पूरा साल का है कि एक मशीन का है। मैंने साफ पढ़ लिया कि वो सिर्फ एक मशीन का है। कैसे? उसने लिखा 50,000 ऑन विच, जिसके ऊपर डेब इकट्ठा हुई है। क्या मशीन 50,000 की है? सब मशीन 3-3 लाख की है, तो 50,000 की तो कोई अलग मशीन होगी ना। तो डेब भी किसकी होगी? उस एक मशीन की। कितनी डेब है? 20। किधर लिखूं? व्हाट इज द टोटल? 60, 70 एंड 82,000। इधर भी कितना आना चाहिए फिर? 82,000। बताओ कितने रुपए डालूंगे 82 हो जाए? 82 माइनस 45 इज हाउ मच? 30। आर यू श्योर? और जब भी कोई तीसरा बंदा आता है तो मियां बीवी 43 कैसे आएगा बेटा? 43 होगा तो 4 4 तो 8 हो जाएगा ना पहले। मैथ्स में गलती मत कीजिएगा, मैथ्स आपको डुबा देगी। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट machinery account. In this you have to make 5 items. Particulars amount in particular amount. Same logic लगेगा, credit plus debit minus, क्योंकि ये एसेट है तो शुरुआत कहां से होगी? डेबिट से। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होगा आपका, और यहां पे आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये होगा आपका करंट ईयर का। और याद रखना मशीनरी हमेशा कॉस्ट पे चलती है। नेट वर्ड मत सुन लेना, नेट का कभी कोई यूज नहीं होगा, हमेशा कॉस्ट पे चीजें जाएंगी। तो कभी यहाँ पे नेट लिखा हो तो कैसे ठीक होगा? डेप वापस से प्लस करके, नेट से वापस कॉस्ट पे जाने के लिए आप वापस से डेप प्लस कर देना। कभी भी वहां पे अगर नेट लिखा होगा ना तो हमेशा डेप गिवन होगी, हमेशा 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 डेप गिवन होगी, वरना तो कॉस्ट है। बिल्कुल, जो आपने एग्जाम में से पढ़ा हुआ, ग्रॉस टू नेट कैसे जाता है? माइनस डेप। सेम उसको अल्टर करके ग्रॉस पे चला गया, दिस इज ग्रॉस। ठीक है, कितना बचे प्रीवियस ईयर? 3 लाख, और करंट ईयर 380। प्रीवियस ईयर कितना था? 3 लाख, और करंट ईयर कितना हो गया? 3,80,000। अब कुछ 5 चीजें हुई होंगी, जैसे कि 3 लाख से कितना हो गया? 380। जैसे कि पहली चीज क्या होगी? बाय डेप, बाय लॉस और बाय सेल। 3 आइटम ये हो गए। और या तो टू परचेज और या तो टू प्रॉफिट। देख लेते हैं। उसने बोला था 50 की मशीन थी, 20 की डेप लग गई, तो 20 की डेप लग गई तो लगा देते हैं भाई, 20 की क्या लग गई है? डेप। तो बच्चे कितने की? 30 की। और उसने बोला बेचा किस पे है? प्रॉफिट पे। तो कितने की बेची होगी? 30,000 की मशीन में 10% का प्रॉफिट, 3,000 का प्रॉफिट, 3,000 का प्रॉफिट। तो बेचा कितने में होगा? 33 में। अब हमें चेक करना है कि ये वाले ब्लैंक में पैसा आएगा कि, अब देखो लॉस में तो कॉमन सी बात है, मुझे लगता नहीं रहा आएगा, हो ही नहीं सकता, प्रॉफिट हो गया। तो 380 प्लस 20 4 लाख, दिस इज 4,33,000। दिस शुड ऑल्सो बी
4,33,000 हमारे पास है। 3,03,000 हमारे पास है। 3,30,000, 3,03,000 हमारे पास है। तो 3,00,000, 4,00,000 में से 3,00,000 कट गया, कितना बचा? 1,33,000, और उस 1,33,000 में भी 3,000 हट गया, तो 1,30,000। ये भी मर गया, ये भी मर गया, और ये डेप्रिसिएशन भी मर गया। क्यों मरे? कि सिंगल मशीन जाता, सिंगल मशीन कहीं नहीं जाता है। ठीक है, अब बताओ परचेज कहां जाएगा? प्रॉफिट, लॉस, सेल, और उसने मुझे बोला था क्या बनाने को? ये तो बन गई इन्वेस्टिंग, तो बना देते हैं। ईशा प्लीज टेल मी द फॉर्मेट। हाँ जी, डिटेल्स और अमाउंट, एंड वी हैव पर्टिकुलर्स। अच्छा, ये ए है, बी है कि सी है एक्टिविटी? दिस इज द बी एक्टिविटी। क्या लिखेंगे बेटा हेडिंग? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ढूंढ लेते हैं आई में क्या क्या आइटम है। सर आई में सिर्फ दो ही आइटम है, एक परचेज और एक, तो लिख देते हैं परचेज ऑफ एन एसेट, ब्रैकेट में लिख देना मशीनरी। कितने की है? 1,30,000, और क्या होगा? माइनस। तो किस में लिखूंगा मैं इसको? क्योंकि परचेज करूंगा तो पैसा जाएगा। और दूसरा क्या होता है? सेल ऑफ एन एसेट, मशीनरी। बताओ कितने की सेल हुई है? 33, और प्लस का साइन है ऊपर, तो ये आ जाएगा प्लस में। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 1,30,000 में से 30 गए तो कितना बचता? 1,00,000। अब उस 1,00,000 में से भी 3,000 और माइनस हो गए, 97। पॉजिटिव और नेगेटिव, किसका साइन बड़ा है? नेगेटिव का वैल्यू बढ़ी है, इसलिए साइन भी किसका आएगा? नेगेटिव का। 97,000। अब क्योंकि नेगेटिव में तो आप क्या लिखोगे? नेट कैश इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दिस इज डन, अंडरस्टूड? ठीक है, और क्या बनाना है? दिस इज फॉर 3 मार्क। ओ दिस बोथ आर फॉर 6 मार्क, ए एंड बी। ये तो बहुत सी अच्छी चीज है यार। आपको 6 मार्क में का पूरा बनाने को ही नहीं आ रहा था, तो बहुत सही चीज है। नेक्स्ट क्या बनाना है आपको? फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं आती है, बहुत सिंपल चीज है। इसमें कास्ट आती है बस, ठीक है ना? माँ के बच्चे आता है, कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है? इक्विटी शेयर कैपिटल चेक करो, घट रहा है कि बढ़ रहा है? कहां जाएगा? पता, सीधे सीधे पता है हमें कहां जाएगा। फाइनेंसिंग 11% डिवेंचर, और उसके पेट में बच्चा भी है, रिडीम हो रहे हैं, और पेट में बच्चा भी है 11%। तो ये कहां जाएगा? एफ तो जाएगा ही जाएगा साथ में। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में कहां पे? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। लास्ट क्या है? क्यों बढ़ रहा है? ऑब्वियसली मैंने शेयर खरीदा है, प्रीमियम पे खरीदा होगा। लास्ट में उसने मुझे पहले ही क्या दिया? आप निकालने की जहमत 11% निकालने की जहमत मत करना, मैंने पहले से बता दिया है, इतना इंटरेस्ट है। ठीक है, जब कोई काम पहले से होके रखा है तो आपको 11% निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप निकालोगे तो आंसर आता 44। क्वेश्चन बोला मैंने सिर्फ कितना दिया है? 40, तो आप भी कितना दो? 40। इसी के नीचे बना रहा हूं। This activity is called C
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो पहला क्या हो रहा है, इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है कि रिडीम ऑफ शेयर होता है? सर शेयर कभी रिडीम नहीं होते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल, इक्विटी शेयर नेवर रिडीमेबल। देखो कितने से इशू हुए हैं सर, पहले 8 थे, अब कितने हुए, कितने बढ़ गए, 4 लाख। तो नेट पॉजिटिव का 4 लाख। नेक्स्ट क्या हो रहा है, रिडेम्पशन, पहले कितने थे 4 के, अब कितने के हुए, 3 के। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, हाउ मच, 1 लाख का कैश चला गया। नेक्स्ट कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम घट रहा कि बढ़ रहा, इंक्रीज इन प्रीमियम, पैसा आ रहा है 40,000। अब जहां माँ बेटा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 40, 40 से 40 कट गए, ऑलरेडी 0 हो गया। 4 लाख में तो 1 लाख माइनस कर लो, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का 3 लाख। तो ये लिखेंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट्स इट, सेट एंड डन। 6 मार्क पूरे आ गए, ठीक है। उसको भी पता है कि 3 घंटे में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दूंगा तो बच्चे ऑलरेडी फंस जाएंगे। ही ऑल्सो नोज कि 3 घंटे में उसे काफी सारे क्वेश्चन कवर करना है, तो कॉम्प्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ पैदा करेगा एक शेयर्स में, दूसरा इंटरेस्ट इन कैपिटल वाले चैप्टर में, तीसरा आपको फंसाएगा इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियोज कि 1/3 वाले ने अगर ए को सैक्रिफाइस करके 2/3 दे दिया, उसने इसको गेन करके इतना दे दिया, तो आप उसमें कंफ्यूज हो गए। तीसरा कंफ्यूजन और टाइम वेस्ट करने का तरीका है MCQ, वहां पे फंस गए तो फिर आप फंसा रह जाओगे, फिर आप उसी में घूमते रहोगे, यार ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, उसी मैच में लग जाओगे, ठीक है। और कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशन में बहुत हलवा क्वेश्चन देगा, उसे पता है 3 घंटे बच्चों को 20-30 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी बना के चलना। दिस वाज द क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा तुमने कर लिया, बेस्ट, दिस इज द लास्ट, ठीक है। सॉल्व करते हैं, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। MCQs लाया हूं, लास्ट MCQs है, ठीक है। चलो बताओ पहला MCQ क्या कह रहा है, the tool of analysis of financial statement which indicates the trend and direction of financial position and operating results। बताओ ट्रेंड किससे बताएगा वो, क्या यूज करोगे, ट्रेंड बता देगी क्या चल रहा है मेरी कंपनी में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिस इज, जब तक मैं कंपेयर नहीं करूंगा मुझे ट्रेंड का पता नहीं चलेगा कि मेरी कंपनी की ऑपरेटिंग पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज और वाला क्वेश्चन, रेशियो दैट आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन बेस्ड ऑन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके। क्या होते हैं रिसोर्सेज, बताओ, व्हाट आर द रिसोर्सेज वी हैव। नहीं वो तो शॉर्ट टर्म हो गया, लिक्विडिटी तो सिर्फ एक ही चीज फोकस करते हैं बच्चे, कैश पे, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कितना सामान बेचो कैश आ जाए। रिसोर्सेज क्या होती है, लॉन्ग टर्म भी तो बताओ। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बताता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, ट्रेड पेबल ज्यादा है, उधार ज्यादा है, रिसीव ज्यादा कर रहे हो, इंटरेस्ट कवरेज कितना है, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर, टर्नओवर रेशियो, कि कंपनी कमा कितना रही है, क्या यूज कर रही है, उधार ज्यादा यूज कर रही है कि क्या यूज कर रही है, ठीक है ना, माल कहां से आ रहा है, दैट इज द टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट एंड इक्विटी रेशियो ऑफ डेट एंड, डू यू नो द फॉर्मूला, जो नाम है वही फॉर्मूला है, टोटल कौन सी डेट,
अपॉन शेयर होल्डर फंड, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। अब वो क्या कह रहा है, कितना है मानक एंटरप्राइज का 2.1:1 कि डेट अगर 2.5 है तो उसके लिए उसमें कितने एसेट है, सॉरी कितना ओनर का पैसा है, 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन दी इंक्रीज इन द रेशियो, ऐसा क्या करूं कि रेशियो में इंक्रीज आए, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये हो जाएगा बच्चे आपका करंट में जाएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म है, और हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर भी क्या हो जाती है, शॉर्ट टर्म। फर्नीचर ये तो हमारा ऑब्वियसली होता है, क्या हो गया, ये तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो बचा क्या, तो द आंसर इज इशू ऑफ डिवेंचर, तभी मैंने फॉर्मूला लिख दिया था लॉन्ग टर्म डेट देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है जिससे कि मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग पे इफेक्ट पड़े। कैश पेमेंट ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर होते हैं क्या गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक तो ये हो गया। जो चीजें रेगुलर बेस पे होती है ना वो हमेशा ऑपरेटिंग में आती है, तेल डलाना, डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है, गुडविल जब भी कुछ नया करो तभी भी आएगी, कुछ भी डिबेंचर बेचोगे तो उस साल इफेक्ट पड़ेगा। तो जो चीज रेगुलर हो रही है, प्रॉफिट लॉस सेल इनकम एक्सपेंडिचर, वो सब होगा। डिविडेंड रिसीव इन इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटरप्राइज, ये बेसिकली इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। हाँ पर डायरेक्ट पार्ट नहीं है, वही बताना चाह रहा हूं, दिस इज नॉट द डायरेक्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग। ये एक्चुअली पैदा होता है इन्वेस्टिंग में, पापा को सिर्फ मुंह दिखाने आता है, तो इट्स नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, कैश में रिसीट हो गया, रॉयल्टीज फीस कमीशन इन अदर, ये देखो वर्ड देख लो, रेवेन्यूज, रेवेन्यूज का मतलब रेगुलर चीजें करते हैं, तो एक हो गया। तो कहीं पर है फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ है कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट्स बोरोड, कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। आपने अगर डिबेंचर खरीदा तो उसकी पेमेंट करोगे, आप लोन लिया है तो पेमेंट करोगे आप उसकी, ठीक है। तो द आंसर इज अंडरस्टूड। ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मुझे लगता है बच्चे जहां फंसते हैं वो बेसिकली सेक्शन बी के एमसीक्यूज होते हैं। एक एमसीक्यूज तो प्रैक्टिकल आते हैं, शेयर्स निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, कैपिटल रिजर्व बना दो, ये बना दो, इजीली हो जाता है, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। तो मेक श्योर कि आपके रेशियोज के फॉर्मूले तो कम से कम दिमाग में क्लियर, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, ठीक है। ये था आज का हमारा पूरा सेशन, अच्छा क्वेश्चंस थे, अच्छे थे। 25 का पूरा पेपर हमने कहीं ना कहीं मैक्सिमम 90% पेपर मैंने पूरा करा दिया विद एमसीक्यूज एज वेल। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, आओ शांति से पेपर देना, पढ़ना होगा तो आखिरी टाइम में पढ़ लेना, कल तो निर्णय हो ही जाएगा तुम्हारा क्या होना है। आज आखिरी दिन पढ़ के भी क्या ही होगा, पढ़ना है तो पढ़ लेना बच्चे, प्रैक्टिकल देख लेना। हाँ मैं तो ये बोलता हूँ कि अब कुछ सॉल्व करने का ट्राई मत करना, ये देखना कि क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है, कितनी चीजें याद है। एक इतनी छोटी कॉपी होगी या कोई रफ पेज होगा तो उसमें जो आता है तो मैं उसमें छोटे छोटे लिखना शुरू करूँ, ताकि दिमाग को पता रहे कि ये सब तो मुझे ऑलरेडी आता है। जो चीज उसमें तुमने नहीं लिखी है वो चीज पढ़ना, फिर समझ लो, उसे तुम्हारे क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरा ये सब छूट रखा है, ये सब रह गया, ठीक है। और ज्यादा मत करना कुछ नहीं, बाकी सब आराम से जाएगा। बहुत साल मेहनत करिए, 6 महीने 7 महीने से मेहनत ही करते हुए आ रहे हो, दिमाग में कुछ खाली तो है नहीं, और कुछ छोड़ना मत, आराम से करना, और अच्छे से पेपर होगा। थैंक यू वेरी मच, वी विल बी बैक नेक्स्ट सेशन में, आपसे फिर से मिलेंगे, आपसे नहीं आपके छोटे बच्चों से मिलेंगे, आपके छोटे बच्चों से भी नहीं, आपके कॉलीग से मिलेंगे, ठीक है, आपके जूनियर्स से मिलेंगे, ठीक है। विल मीट योर जूनियर्स इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ साइनामिक्स एकेडमी, विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।